गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ही दिन तो 7:15 को आया यार, ऐसा मत बोलो आप लोग। 7:05 या 7:10, और जब मैं 7 बजे आया और आप 7:05 को आए, जब गिन के 14 लेक्चर हुए हैं। नहीं नहीं, टाइमिंग यही है, आज ही लेट हुआ मैं। एक आध दिन हो सकता है ना, अलार्म बजा और मैंने बंद कर दिया, आज ही गलती हुई। टाइमिंग 7 बजे ही है। 5 मिनट्स एक्सटेंशन इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, ठीक है। तो आप लोग कौन सा 7 बजे आते हैं? सब 7:05 को तो आते हो। अब ऐसा बोलो, टीचर शुड बी पंक्चुअल। स्टूडेंट रहे या नहीं रहे, क्यों? नहीं 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 नहीं, 7:05 बोलूंगा तो लोग 7:10 तक आएंगे, 7:15 बोलूंगा तो लोग 7:20 तक आएंगे। ऐसा है, इसे आप 7 ही समझ के चलो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। कल प्लीज, कल हमने सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिया। सेकेंड यूनिट बोल रहा, हाँ सेकेंड यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड यूनिट पे आते हैं, लास्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। मनी मार्केट चैप्टर हमारा चालू है। मनी सप्लाई मनी डिमांड हो गया। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। तो उसी से रिलेटेड है ये बहुत कुछ इसके अंदर। प्लीज ध्यान दो, 3 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये यूनिट। डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यही पॉइंट्स आपको लिखना है, ये ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? रिफर्स टू यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स which are at the disposal of central bank। क्या मतलब हुआ इसका? मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है कि भैया जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करना किसके हिसाब से? कौन करेगा उसको यूज? एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स? टू सम एक्सटेंट CRR SLR बोल सकता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। मॉनेटरी से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, CRR SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट है। LSF है, MSSF, ये सारी चीज़ें हैं जिससे RBI आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बना के कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई डिमांड को कंट्रोल करने का काम करती है। सिंपल। अब इसके अंदर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो भैया लिखोगे वही पॉइंट तो फायदा होगा। और बोल्ड लेटर्स में और किया है, बोल्ड कर दिया है। ये बोल्ड वर्ड्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके आंसर के अंदर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। समझा इसका मतलब? रेगुलेट करना, किस चीज को रेगुलेट करना? अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट एंड क्रेडिट लिखा है, मतलब वो तो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करती है उसकी बात कर दिया है। लेकिन अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी क्या रिजर्व बैंक रेगुलेट कर सकती है? कॉस्ट ऑफ मनी तो वही रेगुलेट करती है, क्योंकि सीधी सी बात है, नोट कौन छापता है? RBI। तो नोट छापने की कॉस्ट भी देखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है अवेलेबिलिटी, मनी अवेलेबिलिटी होना मतलब लिक्विडिटी मार्केट में अबंडेंट, या इकोनॉमी में लिक्विडिटी फुल जितनी जरूरत है उतनी रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये यूज ऑफ मनी क्या होता? यूज ऑफ मनी यानी यहाँ पे क्या है? मनी कैसे यूज करना कि कहाँ पे यूज करना? मनी कैसे यूज करना, कैसे मतलब? कैसे मतलब सुनो, कैश दे के करना कि कार्ड से पेमेंट करना, इसको बोलते हैं यूज ऑफ मनी। यूज यानी मतलब वो, देखिए वो मत पकड़ लेना, वो आप जैसे यूजेस ऑफ वाटर पढ़ते थे ना बचपन में, वैसे यूज ऑफ मनी वैसा नहीं है ये, ठीक है, वैसा यूज नहीं है। कि किस तरीके से यूज करेंगे, कौन? आप लोग, वो है। अब देखिए, आप अगर आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो कल हम तो ये पढ़ रहे थे कि आइदर यू विल होल्ड कैश और यू विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो आप कैसे यूज करोगे मनी को?
आइदर यू विल होल्ड कैश और यू विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो क्या ये रेगुलेट कर सकता है रिजर्व बैंक कि आप पैसा अपना अपने हाथ में रखो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो? डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकता, आपकी मर्जी है, आपकी जेब है। इनडायरेक्टली सिर्फ आपको गाजर दिखाया जा सकता है कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली जैसे आजकल आरटीजीएस है, एनईएफटी है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा इसका टाइमिंग बढ़ गया है, इस पे चार्जेस हट चुके हैं अभी। ये सब कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये चार्जेस हटाने से आप लोग आरटीजीएस करना प्रेफर करोगे, प्लास्टिक मनी के ऊपर चार्जेस खत्म करने से आप लोग पहले, आप आज से काफ़ी साल पहले, 4-5 साल पहले जब पहली बार ये कार्ड रहते थे तो एक फीस लगती थी आपको, प्रोसेसिंग फीस। आजकल वो सब नहीं लगती है। तो ये यूज़ ऑफ मनी आप लोगों के बेनिफिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा रही है। आई बात समझे? ताकि आप इस तरीके से पैसे को यूज़ करो या इस फॉर्म में मनी को यूज़ करो। क्योंकि अगर आप कैश यूज करोगे तो आपको कैश होल्ड करना पड़ेगा। कैश अगर आपको होल्ड करना पड़े तो कैश डजंट गो इनटू मल्टीप्लायर प्रोसेस। बट अगर आप वही पैसा बैंक में पड़े रहने दोगे और प्लास्टिक मनी फॉर्म में यूज करोगे तो बैंक में जो पैसा पड़ा है दैट गोज इनटू द मल्टीप्लायर प्रोसेस। कल पढ़ा था अपन ने, याद होगा तो, है कि नहीं? ठीक है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन, आपके चीज़ों के दाम स्टेबल रहने चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे होती है हम पढ़ने वाले आगे। टू अचीव ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। टू ऑब्टेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? सुना होगा कभी? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इंडिया की, कितना देना है कितना लेना है। तो देना ज्यादा है लेना कम है, मतलब डेफिसिट है। अरे देना ज्यादा है लेना कम है तो डेफिसिट है, और लेना ज्यादा है और देना कम है तो सरप्लस है। और हमारे कंट्री में क्या है? डेफिसिट है। चलो अच्छी बात। टू एंश्योर स्टेबल करेंसी, ये करेंसी एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट होता है इसको स्टेबल करने का काम किसका है? किसी भी कंट्री में करेंसी फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करने का काम उस कंट्री की सेंट्रल बैंक का है। क्योंकि करेंसी रखना, करेंसी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रिजर्व बैंक की बनाती है, सेंट्रल बैंक की बनाती है। टू मीट एनी अदर गोल ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट कोई प्लान लॉन्च करती है जैसे जनधन स्कीम हो गई, फार्मर्स रोल वेव करना, तो ये करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, करेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं एनी अदर गोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं? बैलेंस ऑफ क्रेडिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वही होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जो गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है वो हो गया। गवर्नमेंट नहीं करती इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो क्या करती है, इंपोर्ट ही ज्यादा करती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक अदर वर्ड्स में लिखा हुआ है, इट इज द एक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज to control and regulate demand and supply of money with public and flow of credit for achieving predetermined macroeconomic goals। ये जितने भी गोल्स अभी हमने देखे मैक्रो इकोनॉमिक ही है ना, माइक्रो तो है नहीं, पूरे इंडिया लेवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या रहता है, किस तरीके से करेंगे? तो भैया इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स है। ठीक है। एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये देखिए। Second one is analytics of monetary policy, and third is operating procedure which focuses on operating targets and instrument। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको मालूम ही है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा उसी को एलाबोरेट किया हुआ है। ठीक है। पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सिंपल है, इसमें सच कुछ समझाने जैसा नहीं है। हाँ, एनालिटिक्स बड़े काम के, उसमें समझाने जैसा बहुत कुछ है। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। काय के लिए बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी? द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन फैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जनरली कोइंसाइड विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स, जिस उद्देश्य से आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हो, जो आपको गोल अचीव करना है, दैट शुड बी कोइंसाइड, यानी उससे सिमिलर रहने चाहिए। किससे सिमिलर रहने चाहिए? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? पहले बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ?
ये पैसे से रिलेटेड हो गया, कैसे क्रेडिट फ्लो होगा वो सब। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ? कुछ हद तक सही हो लेकिन पूरा सही नहीं है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ, मॉनेटरी बात बताओ अभी। फिर से नहीं, बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी में आएगा, लेकिन मैं पूछ रहा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? कौन इन्वेस्ट करता? गवर्नमेंट जो प्लान में इन्वेस्ट करेंगी, जो प्लान्स बनाएंगी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, फार्मर्स का लोन वेव करना है, आज से ये करना है, एलपीजी सिलेंडर बांटना है, रोड बनाना है, ये करना है, डिफेंस करना है, ये सब क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है, हॉस्पिटल ही बनाना हो, कुछ भी करना हो, एजुकेशन देना हो, एनीथिंग, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। तो भैया इकोनॉमिक पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कोइंसाइड होना चाहिए कि नहीं? हम बजट बना रहे 2000 करोड़ का और हमारे जेब में 200 करोड़ भी नहीं है, तो क्या कोइंसाइड होगा? क्या नहीं होगा। जो पॉलिसी बनाते हैं उसके पहले देख लेना चाहिए हमारे पास पैसे कितने हैं। अभी ये हमारे कांग्रेस वालों ने अनाउंस किया था इलेक्शन के पहले, एक आदमी को कितना देंगे? 72,000 रुपीज पर एनम। किन लोगों को देंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितने हैं? 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तान में बीपीएल कार्ड होल्डर्स, और ऐसा पता चलेगा तो कई लोग और बीपीएल कार्ड बनवा लेंगे। So just imagine the size of the market, 5 crores people into 72,000 per annum, 3,70,000 करोड़ के आसपास जाता है ये आंकड़ा। हर साल 3,70,000 करोड़ रुपए आदमी फ्री में बांटने वाला था। जस्ट इमेजिन, पैसे कहां से आएंगे? इतना तो हमारे इंडिया का डिफेंस बजट है। तो ये बना दी इकोनॉमिक पॉलिसी, बनाई क्या मतलब, वो तो रूलिंग, लेकिन डिक्लेयर तो कर दी कि अगर हम आएंगे तो बांट देंगे। ये तो अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो गए 3,70,000 करोड़। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। मॉनेटरी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? There are significant difference among different countries in respect of selection of objectives. क्या हर कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग रहते हैं? कुछ कंट्री डेवलप्ड है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग रहेंगे, कुछ डेवलपिंग है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग रहेंगे, कुछ अंडर डेवलप्ड है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग रहेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर हर कंट्री के अलग अलग रहते हैं, सबका इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर अलग रहता है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग रहता है, आइदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी होती है, याद है क्या? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। अगर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर ही अलग है तो ऑब्वियसली सारे ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग रहेंगे। और ड्यू टू डिफरेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लिखा है मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन प्राइसेस फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसी हमारी इच्छा है, होगा कि नहीं वो बात की बात है। अब रिजर्व बैंक क्या बोलता है? द आरबीआई एक्ट 1934 इन इट्स प्रीएम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक एज, ये फाउंडेशन में भी पढ़ा था, जब रिजर्व बैंक इंडिया हमने फाउंडेशन में पढ़े थे तो उसके अंदर ये आरबीआई के प्रीएम्बल में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ था, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स and keeping reserve with a view to securing monetary stability in India and to generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। ठीक है, यानी आरबीआई के प्रीएम्बल में लिखा है कि भैया जो इशू ऑफ बैंक नोट्स है, रिजर्व्स है, इनको इस तरीके से कंट्रोल करो कि कंट्री में मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे, और जनरली करेंसी को, क्रेडिट सिस्टम को इस तरीके से ऑपरेट करो कि कंट्री को इससे मैक्सिमम फायदा मिले, टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये कैसे क्या करते हैं वो सब लिखा हुआ है। थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी एंड एंश्योरिंग एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए फ्रीली, मतलब फ्री में नहीं, फ्रीली क्रेडिट मिलना चाहिए, अबंडेंट क्रेडिट मिलना चाहिए जितना उनको चाहिए। हाउएवर अदर ऑब्जेक्टिव्स आर इक्वली रेलेवेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेंटेनेंस। अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी जल्दी चाहिए क्योंकि अपन बहुत पीछे हैं, जल्दी भी चाहिए और मेंटेन भी होनी चाहिए। एक दिन पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं, पढ़ाई रोज करना है। ठीक है, सेकेंड है डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल दे रहा था। डेप्ट मैनेजमेंट क्या होता है?
सिर्फ उधार बांटना ही है कि वसूल भी करना है? हाँ, तो ये बांटने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रॉपर मैनेज करना है, किसी को भी मत दे दो। जैसे अभी ये दिए थे ना मुद्रा स्कीम के बारे में सुना आप लोगों ने? मुद्रा लोन दिया था, बिना किसी सिक्योरिटी के घर जा जाके 5-5 लाख 10-10 लाख तक बांट दिए। अब वापस आएंगे क्या? जब सिक्योरिटी देने के बाद वापस नहीं आते पैसे, तो बिना सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं उठता वापस आने का। तो ऐसा भी नहीं करना है। मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, एक होता है इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन रोज होना, और एक होता है मॉडरेट रहना। तो मॉडरेट रहना चाहिए तो लॉन्ग टर्म मॉडरेट रहना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी जरूरी है। एक्सचेंज रेट अगर स्टेबल नहीं रहेंगे तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों को जो पैसे देना है ना, वो भी इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए, मतलब जितना लेना और देना बराबर निकलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। एंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, ये तो अभी आपको बताया। वही सस्टेनिंग मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीदना चाहिए और उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मार्केट, प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं, मतलब प्रेजेंटली एग्जिस्ट करते कि नहीं, वो हमारा इंटेंशन नहीं है जज करना। ऐसा होना चाहिए, यस और नो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कि नहीं वो बात की बात है। कई बार ऐसा देखा गया, एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने जाते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्टिव को तकलीफ पहुंचती है, हैम्पर होता है। एक चीज ठीक करने जाते हैं तो दूसरी खराब होती है, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बताता प्रैक्टिकल। जब 1947 के अंदर हमको इंडिपेंडेंस मिला था, तब पता है ये हमारे चाचा नेहरू थे ना, इन्होंने पता है क्या बोला था? $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, उन्होंने फिक्स कर दिया था। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, तो अगर वो $1 लगाएगा ना, तो उसको 1 रुपए की चीज मिलेगी। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। $1 दो, 1 रुपया लो। तो काय के लिए हमारे कंट्री में लगाएगा वो? वाई, कुछ ज्यादा मिलेगा तभी लगाएगा ना। तो तुम कितने दे रहे हैं? $1 के बदले 1। इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिम। फिक्स्ड यानी व्हेन द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक विल डिसाइड व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट, हम डिसाइड करेंगे, मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा है। आज भी चाइना में फिक्स्ड रेजिम है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस है उतने, हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने मार्केट पे डाल दिया। लेकिन ये फिक्स चली पता है कब तक? 1990 तक फिक्स रेजिम चला रहे थे हम लोग। फिर चाचा नेहरू ने देखा कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर 1947 में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कुछ नहीं था। हमको फॉरेन फंड्स की बहुत ज़रूरत थी, उस समय भी थी। तो फिर इन्होंने क्या किया? $1 इक्वल टू 2 रुपया। मतलब क्या हुआ? $1 लाओ और 2 रुपया ले जाओ। अब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, हाँ। और ये बढ़ाते 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 करीब $1 इज इक्वल्स टू 20, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 25 से 27 के बीच में ये ले जा चुके थे इसको 1990 में। 1990 तक बढ़ाते बढ़ाते, क्यों? था ही नहीं तो क्या करेंगे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला भैया ऐसे से काम नहीं चलने वाला, अगर हमको सही में इकोनॉमिक ग्रोथ का चाहिए तो हमारे को इसको मार्केट भरोसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतने फंड्स नहीं है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। इंडियन इकोनॉमी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन 1990, ठीक है। या तो दिवालिया घोषित हो जाओ या कुछ मरता क्या ना करता वाली बात। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिक्स रेजिम को हटा दिया और इसको कर दी फ्लोटिंग रेजिम। फ्लोटिंग में क्या होता है? मार्केट पे छोड़ दो डिमार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, बस। जिस दिन ये किया उसके बाद डॉलर आज तक नीचे नहीं आया, और जो बढ़ते गया तो आप देख लो 1990 और आज 2019 70 रुपीस तक पहुंच गया ये। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? वो $1 लगा रहा है और बदले में कितने लेके जा रहा? 70 रुपए की चीजें लेके जा रहा हमारे कंट्री से। और उसको तो डॉलर छापना ही है। कल आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था ना कि अमेरिका को करना क्या है? डॉलर छापना ही तो है। और पूरी के पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी US डॉलर के पीछे क्रेजी है। और पहले तो मिनिमम रिजर्व्स भी रखने पड़ते थे, अभी तो वो भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 70 रुपए आ गया इसके बाद। ये ठीक है, क्या ये चीज करने से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये काम करने से हमने ग्रोथ अचीव की, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया? उसके बिना फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आती ही नहीं थी, FDI आता ही नहीं था।
लेकिन आज जो ये हालत हो गई है ये भी ठीक नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने गए, दूसरे ऑब्जेक्टिव में बैंड बच गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जरूरी क्या था? ये जरूरी था कि वो जरूरी था? वो ज्यादा जरूरी था। उस समय हम दिवालिया हो गए थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो क्या करते? सिर्फ 7 दिन के पैसे थे, 7 दिन के। जस्ट इमेजिन आपका घर है और आपकी कमाई कुछ नहीं है और सिर्फ 7 दिन के खर्चे के पैसे बचे हैं, तो आपकी क्या हालत रहेंगी? बस वो हालत हमारी इंडियन इकोनॉमी की थी। सिर्फ 7 दिन के पैसे थे और उधार अलग, इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं थे। या रादर ऐसा बोलूं, 7 दिन का इंटरेस्ट देने के पैसे थे तो ज्यादा बेटर है। ये सिचुएशन थी इकोनॉमिक। आई बात समझ में? तो चलो जाने दो, अपने क्या करना, अभी तो ठीक है ना। अपन आगे चलते हैं। समटाइम्स साइमल्टेनियस, वही लिखा है इसके अंदर, समटाइम्स साइमल्टेनियस अचीवमेंट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव करना है, ब्रिंग्स इन द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे संडे आया, आपको क्लास भी अटेंड करनी है, शाम को पिक्चर भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, सब तो सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव हो जाएंगे क्या? पिक्चर जाओगे तो पढ़ाई होंगी क्या? नहीं होंगी। तो एक ना एक ऑब्जेक्टिव की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, बस वो वाली बात है, ठीक है। There is often a conflict between the objective of holding down both inflation and unemployment। हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भैया। अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करनी है और इन्फ्लेशन भी खत्म करना है। कैसे हो सकता है? अगर आप इन्फ्लेशन खत्म करने जा रहे हो तो आप मार्केट रिसोर्सेज को आइडल रख रहे हो, और रिसोर्सेज आप आइडल रख रहे हो तो लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों को खाली बैठना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो इन्फ्लेशन भी कम रखना है और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। Because a policy targeted to control inflation is very likely to generate unemployment. As such, based on the set national priorities, the monetary policy makers have to exercise appropriate trade-off between balance and the conflicting objectives. अब आ रही है काम की चीजें, समझने लायक चीजें। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का एनालिसिस करना, ठीक है। कैसे करेंगे ये चीजें? तो कुछ कुछ डेटा है, उसको एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ऐसा हाथ लगाता है, वो ऐसे लगाता काय के लिए? हाथ पकड़ने के लिए लगाता क्या? नहीं, वो कुछ समझता है, वो देख के नर्व्स देखता है। या स्टेथोस्कोप लगाता है, उससे उसको कुछ समझ में आता है, ठीक है। अरे हाँ कि ना? वैसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के रिजर्व बैंक को या गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो वो चीजें क्या है? वो टोटल 4 चीजें हैं। एक है आपका इंटरेस्ट रेट चैनल, एक है एक्सचेंज रेट चैनल, एक है क्वांटम चैनल रिलेटेड टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और एक है एसेट प्राइस चैनल वाया इक्विटी एंड रियल एस्टेट प्राइसेस। अब हमको ये एक एक चीजें डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक एक चीजें लेते हैं, उसके पहले कि थोड़ा ऊपर का पार्ट पढ़ लेते हैं। The process or channels through which the change of monetary aggregates affect the level of product and price is known as monetary transmission mechanism. It describes how the policy induced changes, policy induced changes मतलब कोई पॉलिसी के कारण चेंजेस लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं policy induced changes. In the nominal money stock or in the short-term nominal interest rate impact real variables such as aggregate output and employment. आप छोटी छोटी चीजें जो करोगे, मनी स्टॉक के अंदर चेंजेस करना या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करने से आपके बड़े वेरिएबल, रियल यानी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो एग्रीगेट आउटपुट है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट को कैसे अफेक्ट होता है। तो ये पता कैसे चलेगा? 4 डिफरेंट मैकेनिज्म है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल एंड द नेशनल इनकम। देखते हैं। इंटरेस्ट रेट चैनल है, एक्सचेंज, देखिए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन भी रिजर्व बैंक के पास है, एक्सचेंज रेट भी उसके पास है, मनी सप्लाई क्रेडिट भी उसी के पास है, एसेट प्राइस यानी ये आपका इक्विटी रियल एस्टेट, ये थोड़ा सा अलग है, इसकी बात बाद में करते हैं। चलिए एक एक स्टार्ट करें। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी रहता, रिसेशन भी रहता। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन प्रेजेंट है तो कौन सी पॉलिसी लगाते हैं आप? कॉन्ट्रैक्शनरी की एक्सपांशनरी? ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऑलरेडी अगर रिसेशन है तो एक्सपांशनरी, ये तो याद है, अपन ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आप लगाओगे तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है बेटा, इन्फ्लेशन है और मुझे रिसेशन पे आना है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा?
पॉलिसी लगाने के बाद। पक्का? कैसे क्या कहानी मालूम है ना पूरी? क्या कहानी थी, अपन ने क्या पढ़ा था? एक्सपांशन है यानी ऑलरेडी सब कुछ महंगा है, तो अपन क्या करेंगे? ऑलरेडी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सब कुछ ज्यादा, और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा है, तो हमको क्या करना है? लोगों के हाथ से डिस्पोजेबल इनकम खींचना है। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च करेंगे तो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा तो एक्सेस लिक्विडिटी है इकोनॉमी में, उसको सक कर लेंगे। याद आया नहीं आया? ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूसेस दैट increase in interest rate increases the cost of capital and real cost of borrowing for firms, with the result they cut back on their investment expenditure। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के से दो काम हो जाते हैं, एक तो एक्सेस लिक्विडिटी आपने सक कर लिया, और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो अगर प्राइवेट वालों को फंड्स चाहिए तो उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा होगा तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी होंगी, एंड व्हेन द प्राइस गोस अप डिमांड गोस डाउन। ऐसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कट हो जाएंगे, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। इन्फ्लेशन कम करना मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना, तो होंगी एग्रीगेट डिमांड कम। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने गए तो दूसरा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जबरदस्ती बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी तो ठीक नहीं है ना, यस और नो? बहुत ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं है। अब इससे होगा क्या? द सिमिलरली हाउस होल्ड ऑल्सो कट बैक ऑन देयर परचेस ऑफ होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो अब इन लोगों को लोन चाहिए, किन लोगों को? हाउस होल्ड्स को। काय के लिए? घर खरीदने के लिए, ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए। ये भी महंगा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो ये महंगा होगा तो ये लोग घर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कि पोस्टपोन कर देंगे? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो आप ऑटोमोबाइल खरीदते हो क्या? नहीं, यू आर पोस्टपोनिंग। और वही अट्रैक्टिव रेट में अगर ऑटोमोबाइल के लिए लोन मिले तो आप क्या करोगे? नहीं भी खरीदा रहेगा तो भी हम खरीद लेते हैं। यस और नो? तो उन सब चीजों से ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब गवर्नमेंट लगाएंगी तो ये सारा काम भी होगा। सिमिलरली हाउस होल्ड ऑल्सो कट बैक ऑन देयर परचेस ऑफ होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, ये सारे गुड्स परचेज करना कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाता है। तो इससे क्या होगा? अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन फॉल इन एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीगेट आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा कि बढ़ेगा? एग्रीगेट आउटपुट कम होना यानी फैक्ट्री से एग्रीगेट आउटपुट कम निकल रहा है, यानी फैक्ट्री वाले अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बुलाएंगे काम करने की, भैया रहने दो, मत आओ, मत आओ भैया, रहने दीजिए, अभी हमारे पास काम नहीं है। ठीक है? तो ऐसे में दोनों चीजें कम होगी। क्या हमारी इन्फ्लेशन कम हुआ इससे? जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था वो कम हुआ? हाँ। कैसे? एग्रीगेट आउटपुट कम हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा हो गया, तो लोग ना जो आउटपुट बन रहा है वो खरीदेंगे, ना ही वो लोग क्या करेंगे? एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे जो है आपका जो इन्फ्लेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन के तरफ बढ़ेगा। कॉन्वर्सली क्या होगा? इन्फ्लेशन नहीं है तो रिसेशन है, तो क्या करोगे? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ, तो इंटरेस्ट रेट क्या कर दोगे? कम कर दो, और उल्टा जो लेके रखा है ना गवर्नमेंट ने, वो बॉन्ड्स वगैरह, उसको रिडीम कर दो, जाओ वापस लो। तो लोगों के हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या करेंगे? हायर मनी लीड्स टू हायर डिस्पोजेबल इनकम, हायर डिस्पोजेबल विल लीड टू हायर कंजम्पशन ऑफ एवरीथिंग, एंड हायर कंजम्पशन विल लीड टू हायर एग्रीगेट आउटपुट, एंड दिस विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट। यस और नो? वही सब लिखा हुआ है। Conversely, expansionary monetary policy induce decrease in interest rate and have opposite effect through decrease in cost of capital for firms and cost of borrowing for household। मतलब ये इंटरेस्ट रेट चैनल से क्या आप ये ऑब्जेक्टिव्स मॉनेटरी पॉलिसी के अचीव कर सकते हो? इंटरेस्ट रेट के रास्ते। ठीक है। क्या एक्सचेंज रेट चैनल से ऐसा कुछ होता है? एक्सचेंज रेट मतलब क्या? अच्छा, पहले मेरे एक चीज का जवाब दे दो।
ये सिचुएशन नंबर ए, पहली सिचुएशन 1 तारीख को ये था, 10 तारीख को ये हो गया, इसमें भी 1 तारीख को ऐसा सिचुएशन थी, 10 तारीख को ये सिचुएशन हो गई। मुझे सिर्फ इतना बताओ ए कौन सा केस है, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? डेप्रिसिएशन ऑफ विच करेंसी? अरे हाँ सही बोल रहे हैं ना, क्यों? डेप्रिसिएशन होम करेंसी का हो रहा ना, मेरे को लगा ही था, एक दो जब तक गलती नहीं करे तब तक मजा नहीं आता। तो उसका फायदा हो रहा ना फॉरेन वाले का, नुकसान तो आपका हो रहा ना। पहले $1 के बदले 70 देने पड़ रहे थे, अब $1 के बदले 75 देने पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, बराबर है। और ये सिचुएशन कौन सी है बेटा, आप गलती मत करना। एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, पहले $1 के 70 देने पड़ रहे थे, अब 65 में ही वो काम हो जाता है, यानी ₹5 बच रहे हैं, तो अच्छी बात है। एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, पहले उसको $1 के बदले 70 मिल जाते थे, अब उसको $1 के बदले सिर्फ 65 मिल रहा है, यानी उसके डॉलर की कीमत कम हो गई है। ये सबको क्लियर है क्या? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मैं बार बार सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, दिमाग में आ जाना चाहिए व्हाट इज एप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। नहीं तो सर इंडियन रुपीस तो बढ़ गया ना, कैसे डेप्रिसिएशन हो गया? तो ऐसा मत बोलना प्लीज, ये लेवल में आने के बाद। समझा गया? आगे चलूं? क्या हो गया? एक बार और बताऊं? हाँ हो, इधर देखो बेटा, ध्यान दो, जिसको एक बार और सुनना है ना। 1 तारीख के दिन क्या $1 के बदले 70 रुपए मिल रहे थे, और एक ही 10 तारीख को $1 के बदले 75 मिल रहे थे। आप हिंदुस्तान में रहता ऐसा इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको $1 चाहिए तो पहले आपको 70 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ रहा है, 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ गई। $1 वही चीज जो पहले 70 में मिल रही थी अब 75 में मिल रही है, यानी डॉलर एप्रिशिएट हो गया, रूपी डेप्रिशिएट हो गया। पहले जो 70 रुपए काम कर लेते थे, अब वही काम के लिए आपको 75 लगाने पड़ रहे हैं, यानी रुपए की कीमत घट गई है, बराबर है। और डॉलर वाला क्या सोचेगा, पहले मुझे $1 के बदले 70 मिल जाते थे, अब मुझे $1 के बदले 75 रुपए मिलेंगे, यानी मेरा डॉलर स्ट्रांग हो गया। पहले मैं $1 देता था तो 70 ही लोग देते थे, अब मैं $1 देता हूं तो लोग मुझे 75 रुपए दे देते हैं। दैट मीन्स डॉलर एप्रिशिएट हुआ है और रूपी डेप्रिशिएट हुआ है। इसी को बोलते हैं होम करेंसी, यानी हमारे घर की करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड बी पार्ट इज द कॉन्वर्स ऑफ दिस। पहले $1 लेने के लिए 70 रुपए लगाने पड़ते थे, अब वही काम 65 रुपए में हो जाता है, यानी 5 रुपए बच जाते, यानी मेरे रुपए की कीमत बढ़ गई है। जो काम पहले 70 रुपए लगा के होता था अब सिर्फ 65 देने पड़ रहे हैं उसी चीज के लिए। दैट मीन्स इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अभी समझा कि फिर से बताऊं? समझा? आगे की चीजें इसी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको पहले ये बता दिए। अच्छा, ये चेंज होता क्यों है, ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता काहे के लिए? मार्केट फोर्सेस पे, ठीक है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये अगर सिचुएशन है मेरे कंट्री में, मेरे कंट्री में अगर ये सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन, डिमांड ऑफ डॉलर इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर रुपीस। इसका मतलब मेरा कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है? इंपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब इंपोर्ट ज्यादा करता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है मेरा कंट्री? मेरा कंट्री, बोलो।
डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा है, डिमांड फॉर रुपीज कम है। इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्यों सर? अगर इंपोर्ट करेंगे तो गुड्स हमारे कंट्री में आएंगे, पैसे देना पड़ेगा। पैसे काय में देना पड़ेगा? हमारे गांधी जी चलते क्या? नहीं चलते, हमको पैसा डॉलर में देना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट विल इंपोर्टर डू? इंपोर्टर विल सेल द होम करेंसी एंड डिमांड फॉर डॉलर्स, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएंगी। और अगर कॉन्वर्स सिचुएशन होती है तो डिमांड फॉर रुपीज ज्यादा मतलब डिमांड फॉर डॉलर्स कम, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। कैसे सर? अगर कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो हाथ में क्या आएंगे? फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर। वो डॉलर सजा के रखेगा कि उसको जाके बैंक को देगा? बैंक को देगा। ही विल सप्लाई डॉलर एंड डिमांड फॉर व्हाट? डिमांड फॉर रुपीज। दैट मीन डिमांड फॉर रुपीज विल ग्रेटर देन डिमांड फॉर डॉलर्स। आई बात समझ में? दैट मीन्स कंट्री इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहता है तो उसकी सिचुएशन ऐसी रहती है, उसकी करेंसी हमेशा एप्रिशिएट होती जाएगी। और अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड रहता है तो उसकी हालत ऐसी रहेगी, क्योंकि जितना डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगा उतना ही डॉलर का भाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आई बात समझ में? और आगे समझेंगे ये चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले एक्सचेंज रेट चैनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल है एकदम। इन ओपन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ओपन है क्लोज्ड है? ओपन क्लोज मतलब क्या होता है? फॉरेन वाले बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली हो सके, इसको बोलते हैं ओपन और क्लोज, ठीक है। इन ओपन इकोनॉमीज एडिशनल real effect of policy induces that change in short term interest rate can come about through exchange rate channel। ऐसा हो सकता है? मतलब क्या हुआ इसका? समझे क्या मतलब? समझे क्या इसका? फिर से पढ़ो एक बार ये लाइन, एक बार फिर से पढ़ो मेरे बोलने पे मन में। समझा नहीं समझा? कंफ्यूजन है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है? हाँ, अब एक काम करते हैं, उसको साइड में रखते हैं और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज रेट चैनल works through expenditure switching between domestic and foreign goods। थोड़ा सा और समझाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भैया। ये जो एक्सचेंज रेट चैनल है ना, ये कहता है कि ये वर्क करती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। अरे ऐसा कैसे हो गया? कुछ समझ आया क्या? क्या समझ आया? बराबर नहीं बोला आपने। बिल्कुल सही। ये देखो भैया, ध्यान दो, मेड इन चाइना, इंपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स, और ये आपके होममेड गुड्स, ठीक है। होममेड मतलब घर में बने या नहीं, इंडिया में बने हुए, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर घर पे थोड़ी बनते हैं। आप अभी तक 1000 यूनिट्स ये चीज खरीदते थे अभी तक, होममेड गुड्स। मतलब क्या? रुपए में बन रहा है, रुपए देना है, फॉरेन करेंसी का कोई लेना देना है क्या? नहीं है। लेकिन आपको मार्केट में जाते हो और यही जो यूनिट्स है, ये इंपोर्टेड गुड्स भी आपको दिखाता है दुकानदार, और आपको ये ना पसंद आके ये पसंद आ जाते हैं। आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, हम दिमाग नहीं लगाते, हम तो यही खरीदेंगे, जो सस्ता मिलता और अच्छा मिलता अपन तो वो खरीदते। शाओमी कंपनी के फोन खरीदते कि नहीं, एमआई के? सस्ते अच्छे बढ़िया, अपन काय को दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या? लोग अगर ऐसे शिफ्ट होते रहे, होममेड गुड्स ना खरीद के इंपोर्टेड गुड्स खरीदते रहे, तो इंपोर्टर इंपोर्ट ज्यादा करेगा कि कम करेगा? इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी कि कम होंगी?
डॉलर्स की डिमांड बढ़ेंगी तो एक्सचेंज रेट जो है आपका ये बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन होम करेंसी डेप्रिशिएट होंगी और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होंगी। यस और नो? बराबर है। चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सचेंज रेट चैनल वर्क्स थ्रू एक्सपेंडिचर स्विचिंग बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब कौन सी सिचुएशन हो गई यहाँ पे? ए की बी, ये डोमेस्टिक करेंसी, ये हो गया बी वाली सिचुएशन, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, मेक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। सही बात है। अरे भाई आपकी करेंसी की कीमत ज्यादा है तो आपके बनाए गुड्स महंगे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। तो इसके मतलब फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स सस्ते हो जाएंगे? यस बिल्कुल। दिस कॉजेस, अब फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स सस्ते होंगे तो आप लोग क्या करोगे? एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। दिस कॉजेस नेट एक्सपोर्ट्स टू फॉल, करस्पॉन्डिंगली डोमेस्टिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो फॉल्स। हाँ कि ना? अब पहले पॉइंट पे वापस आओ और एक बार मेरे बोलने पे फिर से पढ़ो। ये कहना चाह रहा है कि पॉलिसी इंड्यूसेस दैट, रियल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी, एडिशनल रियल इफेक्ट, हाँ, इंड्यूसेस दैट चेंज इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम अबाउट थ्रू एक्सचेंज रेट चैनल। फॉरेन करेंसी लोन के बारे में सुना है? नहीं सुना? फॉरेन करेंसी लोन नहीं सुना कभी? फॉरेन करेंसी लोन मतलब सिंपल है, फॉरेन करेंसी में लोन लेना। फॉरेन करेंसी लोन मतलब फॉरेन करेंसी में लोन। चलो उतना डिटेल अभी नहीं बताता, वो तो आपके 4th चैप्टर के अंदर सब कुछ है। एक शॉर्ट टर्म में चीज ये समझाता हूं। आपने 1 लाख US$ के गुड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, सिंपल। यूएसए में एक आदमी बैठा है ए नाम का, आप इंडिया में बैठे हो, आपका नाम बी है, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी। आपने इससे इंपोर्ट किए 1 लाख US$ के गुड्स, USD, ठीक है, और ये आपने 1 जनवरी 2019 को इंपोर्ट किए और आपको पेमेंट देना है 31/3/2019 को। अब ये पैसे जो आप दे रहे हो, आपको मालूम है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है, एलसी रहती है, बाकायदा गारंटी ली जाती है, ये सब होता है, ठीक है। इस दिन 1 तारीख को $1 was is equals to 65 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। यानी आज की तारीख में मेरी लाइबिलिटी कितनी है, मेरी यानी बी की कितनी लाइबिलिटी है? 1 लाख US$, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं रुपीज में बात करूं तो कितनी है? 65 लाख। तो मैंने ये 65 लाख का पूरा लोन लिया है बैंक से, बैंक गारंटी लिए, मुझे इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? 65 लाख पे ही देना पड़ेगा ना, जितना लोन लिया उतने पे देना पड़ेगा। ये 3 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा मुझे, जितने दिन के लिए लोन लूंगा उतने दिन के लिए लगेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हुआ लॉन्ग टर्म हुआ? शॉर्ट टर्म हुआ ऑब्वियसली। अब इस दिन ये रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपए हो जाता है। मुझे कितने चुकाने पड़ेंगे? 5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों सर? 65 की बात हुई थी, लेकिन आपको देना USD है, तो वो भी कितने? 1 लाख ही देना है। लेकिन उस दिन आपको 65 लाख रुपए में मिल रहे थे उतने USD, आज कितने में मिल रहा है? 70 लाख। अब ये एक दिन में रेट बढ़ा होगा कि धीरे धीरे बढ़ा होगा? बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लेंगी, मतलब आपको ज्यादा चार्ज हो जाएगा कि नहीं इंटरेस्ट? कैसे? इंटरेस्ट रेट भले ही वो है, लेकिन अगर नॉमिनल में, मनी टर्म्स में, रूपी टर्म्स में बात करूं तो पहले 65 लाख पे लगता था, अब 70 लाख पे लगेगा। जितना लोन लोगे उतना लगेगा ना। 65 के बाद 66 होगा, 67 होगा, 68 होगा। आपने हेजिंग नहीं किया है, मैं हेजिंग किया ये नहीं कह रहा, आपने लोन लेके रखा है। तो बैंक तो जो इन फॉरेन करेंसी लोन आपने लिया है, क्योंकि बैंक ने क्या वादा किया है? $1 लाख का बैंक ने रिस्क लिया है। बैंक ने गारंटी किस चीज की ली है? $1 लाख की। तो इसको फॉरेन करेंसी लोन बोलते हैं। रुपए की गारंटी नहीं ली है बैंक ने, किस चीज की गारंटी ली? डॉलर्स की गारंटी ली, $1 लाख। बराबर है। तो बैंक को भी अगर इस दिन देना पड़ेगा तो बैंक को भी महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप पे इंटरेस्ट रेट कितने, किस हिसाब से चार्ज करेंगे? रुपये के हिसाब से ही चार्ज करेंगे ना। तो शॉर्ट टर्म में ये इंटरेस्ट रेट आपको महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
अरे भाई मैंने तो सोच के रखा था 65 लाख पे लगेगा, लेकिन 70 पे लगा। क्यों बढ़ा लेकिन ये इंटरेस्ट रेट? क्या बैंक ने रेट बढ़ाया क्या? नहीं, ये इंटरेस्ट ज्यादा आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गया। पहले जो काम 65 में हो रहा था वो काम 70 में हो रहा है, तो बैंक की तरफ से भी पैसे ज्यादा जाएंगे, तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होना। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहते हैं एक्सचेंज रेट के कारण इंटरेस्ट रेट में भी फ्लक्चुएशन आता है। हाँ बोलो। बैंक क्या करेंगे? एक सेकंड, वो रुपीस पे लगाएंगे, नहीं चेंज करेंगे रोज। हाँ कंपाउंडिंग, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, आप अगर पहले दिन से बैंक 70 पे लगाएंगी तो आप बैंक को चिल्लाओगे नहीं। 70 थोड़ी था पहले दिन से रेट, पहले दिन 65 था, 10 दिन बाद 66 हुआ। बैंक तो एक एक दिन का इंटरेस्ट लगाती है ना, कंपाउंडिंग होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे एक्सचेंज रेट चेंज होता है वैसे वैसे। अब अगर आप हेजिंग कर लेते हो तो बात अलग है, फिर सिचुएशन ही बदल जाती है। हेजिंग करना मतलब आप आज ही वो फॉरवर्ड बाय कर रहे हो डॉलर्स को, फॉरवर्ड बाय कोई भी रेट, बैंक कमीशन वगैरह जोड़ के। मैं पढ़ाया था शायद हेजिंग आप लोगों को बचपन में, बचपन यानी 1 साल पहले, ठीक है। यानी आज ही आप फॉरवर्ड, आपको भविष्य में किस चीज की डॉलर है, सॉरी किस चीज की जरूरत है? 1 लाख यूएसडी की आपको जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करो, आज ही फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट ले लो। दैट मीन्स इस तारीख को बैंक आपको यूएसडी दे देंगी। आज का रेट 65 है और आपने मान लीजिए 67 के अंदर यूएसडी ले लिया, ठीक है। फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया। अब अगर गलती से 70 रुपए हो गया तो आपका फायदा हो जाएगा। हाँ, लेकिन गलती से ये 65 का 64 या 63 भी तो हो सकता है ना, तो आपका क्या होगा? लंबा नुकसान। लेकिन ये नुकसान जो है नोशनल लॉस है। आप चैन की नींद सोना चाहते थे, इसीलिए आपने ये काम किया, ठीक है। तो हेजिंग चीज अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए इसके बाद एक और चैनल है जिस पे आपका ये डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी। एक है बैंक लेंडिंग चैनल और एक है बैलेंस शीट चैनल। बैलेंस शीट चीज़ अलग है, पहले बैंक लेंडिंग की बात करूंगा। बैंक लेंडिंग मतलब बैंक जो लोगों को उधार देती है, ठीक है, पैसे उधार दिए जाते हैं। ये कौन सी चैनल होती बेटा? इसमें होता क्या है? बैंक लेंडिंग, बैंक ने किसको दिया? फॉरेन वाले को दिया कि होम कंट्री में दिया? पक्की बात है ना, हाउस होल्ड्स को दे सकते हैं आप, बिजनेस को दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? बैंक क्रेडिट। बैंक ने क्रेडिट दिया, बैंक ने उधार दिया थ्रू कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बैंक क्रेडिट चैनल ऑपरेट्स बाय ऑल्टरिंग एक्सेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड टू बैंक क्रेडिट। ऑल्टरिंग मतलब चेंज कर देना। इसका मतलब क्या होता है? चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज हाउसिंग लोन देने की मारामारी है कि लेने की मारामारी है? हाउसिंग लोन मतलब देने वाला ज्यादा खुशी से देना चाह रहा कि लेने वाला ज्यादा खुशी से लेना चाह रहा? देखिए, देने वाला देगा तो लेने वाला खुशी से लेगा, लेकिन ज्यादा देने की तैयारी कौन कर रहा? देने वाला, बैंक। हाउसिंग लोन की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास वैसे ही बहुत क्रेडिट पड़ा हुआ है। बैंक चाहते कि हाउसिंग लोन बांटे। और ये सिर्फ बैंक कर रही है कि किसी और इंसान का भी प्रेशर है? गवर्नमेंट का प्रेशर है, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर जो सोया हुआ है वो अच्छा हो जाए। 2022 तक सबको घर देने का हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। और एक चीज और है, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा डिडक्शन भी है। अभी रिसेंट बजट के अंदर और एक चीज आई है, सुना क्या आप लोगों ने? आपको एप्लीकेबल नहीं है वैसे, जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे और 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन दिया गया है। तो ये सब डिडक्शन देना, ये काय के लिए कर रहे हैं ये लोग? ताकि लोग अपना घर खरीदें। अब घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हाउसिंग लोन लो। हाउसिंग लोन पे आज सबसे कम इंटरेस्ट रेट है और 2% इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है। किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2% और सब्सिडी दी जाती है। यानी हाउसिंग लोन 6-6.5% में पड़ता है अगर कोई लेता है तो, बशर्ते उसके पास एक घर खुद का पहले नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक घर है और एक घर खरीद रहा, ऐसा नहीं होता, सबको एक घर देंगे, ठीक है। तो ये सब जो कर रहे हैं बैंक की क्रेडिट, इसका मतलब बैंक शायद ऐसा कर रही है, हम बोल सकते लोगों को क्रेडिट के दायरे में ज्यादा ला रही है।
ज्यादा क्रेडिट बांटना मतलब ज्यादा लोगों को पास एक्सेस होना चाहिए बैंक फैसिलिटी एंड बैंक क्रेडिट का, ताकि लोग ज्यादा घर खरीद सकें। इस चीज से होगा क्या, देखो लिखा है ऑल्टरिंग एक्सेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड टू बैंक क्रेडिट। ऑल्टरिंग मतलब पहले पता है क्या होता था, अगर आपको घर खरीदना है तो घर की जो वैल्यूएशन रहती थी उसका आपको 60% क्रेडिट दिया जाता था। इस रूल को आरबीआई ने चेंज किया, अगर आपको घर खरीदना है तो 60% नहीं, अब 80% क्रेडिट बैंक देंगी। सिंपल, आप लोग समझ लीजिए, एक कॉमन फैमिली समझ लीजिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है और उस फैमिली के पास सिर्फ कुछ भी पैसा नहीं है, ज़्यादा कुछ भी पैसा नहीं है, और उनको 1 करोड़ का घर खरीदना है और उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। लोन मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा पहले के सिचुएशन से? 60% पहले की सिचुएशन से, यानी कितना हुआ, 60 लाख बैंक देंगी तो 40 लाख किसको लगाना पड़ेगा? हमारे को। क्या हमारे पास 40 लाख रुपए है? नहीं है, तो वो आदमी घर खरीदेगा? घर नहीं खरीदेगा तो लोन लेगा क्या? नहीं। अब मैं इस कंडीशन को ऑल्टर करता हूं, 65%, 17 कुछ नहीं, सीधा बढ़ा के 85, 80 तक ले जाता हूं। अब क्या होगा? जस्ट इमेजिन, आपको घर खरीदना है, अभी भी आपके पास 10 लाख रुपए ही है, लेकिन 80% बैंक देने को तैयार है। दैट मीन्स 1 करोड़ के घर में 80 लाख बैंक दे रही है। क्रेडिट को एक्सेस बढ़ गया आपका? बढ़ गया। 80 बैंक ने दिया, 10 आपके पास है, अब आप क्या करोगे? बचे 10 का जुगाड़ करोगे कि जान दो यार नहीं लेते? बचे 10 का जुगाड़ करोगे, गोल्ड लोन लोगे, मंगलसूत्र मॉर्गेज करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन लोन लोगे कि नहीं लोगे? यस, और आप घर खरीदोगे। 80 लाख रुपए काम से लग गए, मतलब क्रेडिट क्रिएशन हुआ। ये इसको बोलते हैं ऑल्टर करना। किस चीज को ऑल्टर करना? एक्सेस को ऑल्टर करना। पहले आप एक्सेस नहीं दे रहे थे, सिर्फ 60% दे रहे थे, अब आपने एक्सेस बढ़ा दिया। कितना कर दिया? उसको 80-85 तक लेकर गए। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं ऑल्टर करना। तो क्रेडिट चैनल को दिन ब दिन आरबीआई ऑल्टर करते जाती है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर बिजनेस और पीपल तो बैंक पे डिपेंड करते उधार लेने के लिए। भाई आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं, हो सकता है अपन आपस में पैसे एक दूसरे को दे दें, लेकिन मैं किसी तीसरे आदमी को तो नहीं जानता ना। तो बैंक तो सबको उधार देती है ना, यस और नो? जो जाएगा बैलेंस शीट दिखाएगा उसको बैंक उधार देंगी, ठीक है। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, that leads first to contraction in supply of bank reserves and then to contraction in bank credit requires bank to cut on their lending। एक चीज बताओ, ये जो 2 लाइन अभी मैंने पढ़ी, इसको अगर एक वर्ड में बोलना है तो क्या बोलोगे? कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? पढ़ो फिर से एक बार, आपको पक्का मालूम है, दिमाग पे जोर डालो, आंसर आएगा। पहले पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है, कुछ तो भी खुल्लम खुल्ला करना है। क्या करना है? जिससे सबसे पहले तो बैंक के रिजर्व्स कम हो जाएंगे, और बैंक के अगर रिजर्व्स कम हो गए, बैंक के पास ही पैसे कम हो गए, तो बैंक लोन भी कम बांटेंगी। तो इस ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करता है, इसको क्या बोलते हैं? एक सिंपल नाम है, CRR SLR। इसके थ्रू रिजर्व्स कम किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? बैंक के फ्री रिजर्व्स कम होते कि नहीं होते? 4% और 20%, टोटल 24% का रिक्वायरमेंट है, और मैं इस 4 को 6 कर दूं और 20 को 24 कर दूं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई विल लीड टू लेसर क्रेडिट क्रिएशन। हाँ कि ना? सिंपल। अरे मानते कि नहीं मानते? ठीक है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। खुले में कर, खुल्लम खुल्ला, मतलब कोई छुपा के नहीं होता है ये काम, ठीक है। बैंक, आरबीआई बकायदा गवर्नर आके बड़बड़ करके जाते हैं, ठीक है। और बेसिस पॉइंट समझता है ना, बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं। क्या होता है बेसिस पॉइंट? फाउंडेशन में बताया था, ठीक है। अगर आरबीआई गवर्नर आके बोलते हैं 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना, मतलब ½ % बढ़ाना। 25 बेसिस पॉइंट कम करना मतलब 0.25% कम करना। मालूम है ये चीज? कॉमन सेंस, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब ध्यान दो। This in turn will make firms that are specially dependent on bank loan, उनकी बैंड बजेंगी कि नहीं बजेंगी? हाँ, will cut back on their investment spending. Thus,
there is decline in aggregate output and employment following a monetary contraction. इसका उल्टा काय में होगा? एक्सपांशनरी पॉलिसी में. ठीक है, ये समझ आया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा बैलेंस शीट चैनल. इसको अच्छे से समझ लो. 2 बार समझाना पड़े चाहे 3 बार समझाना पड़े, जब तक नहीं समझे तब तक नहीं समझा सर बोल देना. बैलेंस शीट में क्या रहता है? एक तरफ बैलेंस शीट देखी कि नहीं देखी बेटा? टी फॉर्म वाली, इधर लायबिलिटी रहती इधर एसेट रहते ना? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं रहता, आपको नहीं आता. इधर लायबिलिटी लिखते इधर एसेट लिखते, बराबर है. तो किसकी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम? क्या हुआ? इधर लायबिलिटी उधर एसेट लिखते ना. लायबिलिटी मतलब देना, एसेट मतलब. तो किसकी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम यहां पे? गवर्नमेंट की, मेरी कि बैंक की? क्या लगता है आपको? हमारी. अच्छा, ये हम कर क्या रहे हैं? ये चैनल्स अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये रास्ते पढ़ रहे हैं. एक्सचेंज रेट चैनल, इंटरेस्ट रेट चैनल, ये चैनल से हम करते क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करते हैं, बराबर है ना? यही करते हैं ना. तो बैलेंस शीट चैनल भी बोला है, तो किसकी चैनल? अच्छा चलो जाने दो, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, जान दो. सिंपल सवाल, अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, यानी बैंक जो रेट से आपको लोन देती है वो बढ़ जाता है, ध्यान से सुनो, काम की चीज है, तो आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखेंगी तो थोड़ी खराब हो जाएंगी? अच्छी दिखेंगी. वाह, मेरा सवाल पता है क्या था? सवाल मेरा ये था, आपकी बैलेंस शीट बोला मैंने, यानी हाउस होल्ड की. ठीक है, आपकी यानी हाउस होल्ड की. ठीक है, अगर आप, मैं बैंक हूं, आप लोग समझ लो सब लोन लेने आते हो और मैं इंटरेस्ट रेट 10 का करके 15% कर देता हूं, तो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ेगी कि एसेट बढ़ेगा? लायबिलिटी बढ़ना अच्छा होता है क्या बेटा? बैलेंस शीट अच्छी हो जाती क्या? हाँ, आपने वो बोला बैंक के एंगल से बोला ना. ठीक है, चलो अभी अपने एंगल से समझ लो. क्या होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? आपकी बैलेंस शीट डिटियोरेट होंगी कि नहीं होगी? अगर इक्वल एसेट होंगे तो ठीक है, बट अगर एसेट से सपोर्ट हमेशा होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है. दैट इज बैलेंस शीट के डिटियोरेट होने के चांसेस है. चलो ठीक है. कॉन्वर्स सिचुएशन इज ऑल्सो पॉसिबल. ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया. बैलेंस शीट में क्लियर दिखेगा मुझे ये इफेक्ट, यस और नो? अरे भाई 5% लोन अगर 10% हो जाएगा तो बैलेंस शीट में इफेक्ट क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस दिखेगा. इसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट. 2 लाइन में दिया हुआ डायरेक्ट. डायरेक्ट चीज तो समझना बहुत आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट समझना थोड़ा तकलीफ है. ठीक है, अब डायरेक्ट पहले एक बार पढ़ भी लेते हैं. लॉजिकली द फर्म्स कॉस्ट ऑफ क्रेडिट राइजेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स बैलेंस शीट डिटियोरेट्स. किसी भी बैलेंस शीट की अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जब तक बराबर एसेट ना रहे. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू इंक्रीज इन पेमेंट दैट फर्म मस्ट मेक टू रीपे इट्स फ्लोटिंग रेट डेप्ट. फ्लोटिंग रेट डेप्ट मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैसे वैसे डेप्ट का रेट चेंज होगा. ये समझ में आया कि डायरेक्ट इफेक्ट हाँ या ना? अभी बताओ. ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट चैनल का. इनडायरेक्ट क्या होता होगा बताओ? इनडायरेक्ट क्या होता होगा? इनडायरेक्ट मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज कौन से चैनल के थ्रू. इनडायरेक्ट क्या होता होगा? है बैलेंस शीट ही, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो. टाइम लग रहा है लेकिन एग्जाम में कब तकलीफ नहीं होंगी आप लोगों को. ऐसे तो पढ़ा सकते तुरंत, लेकिन क्या होगा? सोचने की आदत ही खत्म हो जाएंगी. ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं. एक सेकंड फिर से बोलो. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल बिजनेस, यानी आपका बिजनेस कि लोगों के बिजनेस? हाउस होल्ड्स के बिजनेस. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बराबर है, बोलते जाओ. ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो भी तो डायरेक्ट ही दिख रहा मुझे कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना कि इनडायरेक्ट है? आपने 80% सही बोला थोड़ा सा, लेकिन मैं इसमें एक एडिशन करता हूं. इसमें आप रॉ मटेरियल्स, आप रॉ मटेरियल एंगल से सोच रहे थे, मैं बोलता हूं लॉन्ग लिव्ड एसेट डाल दो. लॉन्ग लिव्ड एसेट मतलब
प्लांट मशीनरी, जिसके ऊपर आप जो लोन लेते हो ना वो थोड़ा लंबा लेते हो। आपने इनडायरेक्टली बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर और एडिशन करता हूं, लॉन्ग लिव्ड एसेट भी इसमें डाल दो। लॉन्ग लिव्ड एसेट मतलब अब क्या हो गया, फिक्स एसेट्स मशीनरी, इसके ऊपर लोन कितना लंबा रहता है, कैपिटल बजटिंग शायद पढ़ा है आप लोगों ने, 5-5 साल का लोन रहता है, फिर उसके कितने कैश फ्लोज आएंगे कितने जाएंगे। अगर मैं ये आउटफ्लो को बढ़ा दूं, जस्ट इमेजिन मेरा इनफ्लो कैश, कैपिटल बजटिंग मैंने कर लिया। आपने कोई भी मशीनरी खरीदने के पहले अपन कैपिटल बजटिंग करते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब कितना इनफ्लो आने वाला और कितना आउटफ्लो जाने वाला, ये हम बजट करते हैं। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो हम वो मशीनरी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सिंपल भाषा में यही होता है। मैंने इमेजिन कर लिया मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो मैंने आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इमेजिन कर लिया। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा आउटफ्लो बढ़ जाएगा, ये आउटफ्लो बढ़ गया तो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मशीनरी बढ़ जाएंगी, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं। अब तो मेरी बैंड बच गई बैलेंस शीट की, बजी कि नहीं बजी भैया, पहले कम देने थे अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं उसी मशीनरी पे। लेकिन ये डायरेक्टली हुआ क्या, नहीं ये इनडायरेक्टली हुआ। मैंने तो लोन लिया था, बराबर कैपिटल बजटिंग भी कर दी थी, लेकिन अचानक बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उस वजह से फ्लोटिंग रेट में मैं चल रहा था, मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ा। ज्यादा देने के कारण मेरी वो कॉस्ट ऑफ मशीन महंगी हो गई। तो जो इनफ्लो वो मशीन के कारण आने वाले थे, अब आउटफ्लो ज्यादा हो गए। इनफ्लो तो उतने ही है लेकिन आउटफ्लो बढ़ गए। इनफ्लो तो उतने ही है लेकिन आउटफ्लो बढ़ गए। आउटफ्लो बढ़ने के कारण मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन खराब होंगी कि अच्छी होंगी, बैलेंस शीट विल डिटीरियोरेट। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट चैनल के थ्रू ही इनडायरेक्ट इफेक्ट आना। अब अगर थोड़ी देर के लिए समझ लो ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, वो मशीनरी रखोगे कि भैया बेचो जल्दी इसको, आपको दिख ही रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाला है और मेरे इनफ्लो उतने ही है, मैं क्या करूंगा। मशीनरी बेचा मतलब एग्रीगेट आउटपुट इकोनॉमी में कम हुआ कि बढ़ गया। अगर आप बिजनेस बंद करोगे, कम करोगे, तो इकोनॉमी का जो एग्रीगेट आउटपुट है कम होगा। एग्रीगेट आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या असर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट चैनल के थ्रू। हाँ कि ना, मॉनेटरी पॉलिसी यानी आपको एग्रीगेट आउटपुट भी बढ़ाना है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम करना है, ये भी तो ऑब्जेक्टिव है ना, कि नहीं है। ठीक है, समझ आएगा थोड़ा बहुत। अब एक बार पढ़ते हैं फिर से, ठीक है, अभी तो पढ़ाई नहीं अपन ने, चलो ध्यान दो। एन इनडायरेक्ट इफेक्ट occurs when the same increase in interest rate works to reduce the capitalized values of firms long lived asset, यानी वही फर्म के प्लांट मशीनरी। Hence a policy induced increase in short term interest rate not only acts immediately to depress the spending through the traditional interest rate channel, it also acts पॉसिबली विद द टाइम लैग, कुछ समय लगता है इस चीज को, एकदम से नहीं होता, विद टाइम लैग टू रेज ईच फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू देयर बैलेंस शीट चैनल। दीज टुगेदर एग्रीवेट द डिक्लाइन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ आई क्या कहानी, हाँ कि ना। नहीं समझा तो प्लीज पूछ लो, फिर से बताऊंगा, फिर से बताओ, हाँ फिर से बताओ, चलो ध्यान दोगे अभी फिर से। आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, नहीं 1 नहीं 10 लाख, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं। 10 लाख की मशीनरी खरीदी, आपने लोन लिया। अरे ध्यान दो ना यार, कहा को उसको परेशान करे, सोने दो बेचारे को, सो जा बेटा वापस सो जा, नींद आ रही, सोने नहीं दे रहे उसको आप। ध्यान दो, उसको समझ गया होगा पहले इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। समझ गया ना तुम्हारे को, तो सो जाओ वापस, तुम सो जाओ। तुम ध्यान दो हितेश, तुम्हारे को नहीं समझा। 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, आपने बराबर पूरा कैपिटल बजटिंग कर ली कि कितना मुझे हर साल इनफ्लो आने वाला है और इस मशीनरी से कितना आउटफ्लो जाने वाला है, ये सब मैंने तय कर लिया। आउटफ्लो में सबसे बड़ा एलिमेंट रहता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है ना, जो मशीनरी आप उधार खरीद रहे हो उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंटरेस्ट जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये इनफ्लो तो फिक्स्ड है जो आपने सोचा, लेकिन ये आउटफ्लो यानी इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये बढ़ जाते हैं, तो आपका आउटफ्लो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। सुनो, इनफ्लो उतना ही है, आउटफ्लो बढ़ गया मतलब पैसा बचेगा, वो कम बचेगा कि ज्यादा बचेगा, कम बचेगा। शायद लॉस भी हो जाए, शायद आउटफ्लो इतने ज्यादा हो जाए कि
इनफ्लो से भी ज्यादा हो जाए तो लॉस हो सकता है। तो लॉस होगा तो बैलेंस शीट अच्छी होंगी कि डिटियोरेट होंगी? डिटियोरेट होंगी, लायबिलिटी बढ़ जाएंगी, एसेट कम हो जाएंगे, डिटियोरेट हो जाएंगी। अब बैलेंस शीट डिटियोरेट होंगी और ऐसा ही लॉस अगर चलता रहा तो आप मशीनरी पालोगे कि उसको बेच दोगे कि भैया आगे और लॉस करने से अच्छा मैं अभी रुक जाता हूं, आई विल स्टॉप हियर। अगर मैं यहां रुक जाऊंगा तो मेरा एग्रीगेट आउटपुट कम होगा कि बढ़ेगा? भाई मशीन ही बेच दिया तो आउटपुट जनरेशन कहां से होगा? कम हो जाएगा। एंड एग्रीगेट आउटपुट अगर डिक्लाइन होता है इट विल लीड टू डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो ये इकोनॉमी अच्छी हो रही कि खराब हो रही? खराब हो रही है। कौन से चैनल के थ्रू? बैलेंस शीट चैनल। समझ आया कि अभी भी नहीं समझा? एक और चीज है लास्ट, एसेट प्राइस चैनल। एसेट प्राइस में यहाँ पे बेटा दो एसेट्स हैं, दो एसेट की हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की और एक हम बात करेंगे रियल इस्टेट चीज। रियल इस्टेट समझता है? आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, उसकी हम बात करेंगे एज ए एसेट। और हम बात करेंगे वाया इक्विटी, यानी जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कुछ चेंज होता है तो एसेट प्राइस रिस्पॉन्ड करते कि नहीं करते? आपने कई बार देखा होगा रिजर्व बैंक गवर्नर कुछ आके स्टेटमेंट देते हैं आड़ी टेढ़ी, उसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाता नीचे आता, ऐसा कुछ सुना है कभी? या कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है? स्टॉक मार्केट ऊपर जाना मतलब वही इक्विटी इज द एसेट इन द स्टॉक मार्केट, इक्विटी शेयर्स आपके पास रहते हैं। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर चला यानी इक्विटी प्राइस, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, आपकी बैलेंस शीट अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? आपके एसेट के प्राइस बढ़ जाएंगे। रिवर्स सिचुएशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, चलो इतना तो समझे। अब ध्यान से सुनना, एसेट प्राइस क्या है? एसेट प्राइस respond to monetary policy changes and consequently affect output, employment and inflation। वाह क्या बात है। ये कहना चाह रहा है एसेट प्राइस रिस्पॉन्ड करते हैं, किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस को। जो भी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर कुछ भी आके बोलते हैं तो उसको चेंजेस को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये रिस्पॉन्ड करने से इक्विटी के प्राइस या रियल एस्टेट के प्राइसेस में चेंज होने से आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है। पड़ता है क्या? आप बोलो। ऐसा ये बोलता है, ऐसा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कौन से हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट में भी चेंज हो सकते हैं और आपके ये एक्सचेंज रेट वगैरह के भी चेंजेस हो सकते हैं। मैं इंटरेस्ट रेट की थोड़ी देर के लिए बात करता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ तो भी चेंज हुआ और उसमें लिखा है एसेट प्राइस का रिस्पॉन्ड हो जाएगा मॉनेटरी चेंजेस को। हाँ ये तो होता है। एसेट प्राइस यानी यहाँ पे दो ही एसेट पकड़ रहा हूं, इक्विटी पकड़ रहा हूं और रियल एस्टेट एसेट पकड़ रहा हूं। रियल एस्टेट एसेट और इक्विटी, इन एसेट का मॉनेटरी पॉलिसी को रिस्पॉन्ड होता है। मतलब ये एसेट्स के भाव या तो कम होंगे या बढ़ेंगे। तो ये कम ज्यादा होने से किसके भाव? एसेट्स के भाव। कौन से एसेट्स? इक्विटी और आपके रियल एस्टेट। उससे आपका आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे कैसे अफेक्ट होता है? ये बोल रहा है, मैं नहीं मानता। आप मानते हैं? नहीं सर, बोल रहा है तो फिर आपने लिखा है तो फिर कुछ तो भी होगा। कैसे होगा बताओ, कौन बता रहा? हाँ बोलो। किसका किसका प्राइस बढ़ गया? हाँ, रियल एस्टेट प्राइस क्यों बढ़ी? पूरी कहानी बताओ, आधी कहानी नहीं बताना। काय का पैसे का क्या? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुआ। हाँ, ऐसा बोलो ना पूरा, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। हाँ हाँ, बस 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 बेटा, आंसू आ गए, एकदम सही। ठीक, यही कहना चाह रहे थे आप कि कुछ और कहना चाह रहे हैं? इक्विटी भी वैसा ही है। चलो बताओ इक्विटी में क्या होगा? इक्विटी में नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यानी बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। बैंक में एफडी करना ज्यादा फायदेमंद है, तो इक्विटी में रिस्क क्यों लेना? इक्विटी से निकाल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी मार्केट नीचे आएगा। हाँ कि ना? शेयर के प्राइसेस कम होंगे। कुछ समझा? थोड़ा सा भी? इसका मतलब ये होता है, अब देखो एक बार पढ़ ही लेते हैं। अ पॉलिसी इंड्यूस्ड, यानी पॉलिसी किसने बनाई? मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मेक्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव इन द आईज ऑफ इक्विटी देन इक्विटी इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर क्या चाहेगा? अब भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
इक्विटी मार्केट में तो पूरा रिस्क है, या तो पूरे बढ़ जाएंगे या पूरे ही कम हो जाएंगे। तो एक काम करो ना, और डेप्ट में तो रिटर्न सर्टन है ना, तो पहले 5-6% मिलता था, अभी 8-9% मिल रहा था। एक काम करो, इक्विटी मार्केट में पैसा मत लगाओ, पैसा लगा दो डेप्ट मार्केट में, इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ऐसा होगा तो जो पैसा रहेगा खाली वो इक्विटी में नहीं जाएगा, प्लस जो इक्विटी में लगा हुआ है वो इक्विटी से निकल के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में चला जाएगा। लीड टू इक्विटी फॉल इन इक्विटी प्राइसेस। अगर इक्विटी प्राइसेस कम हो जाएंगे, इफ स्टॉक प्राइसेस फॉल आफ्टर मॉनेटरी टाइटनिंग। मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब क्या होता है, क्या इंटरेस्ट बेरिंग एसेट आप कभी भी मार्केट में बेच के पैसा कर सकते हो कि 1-2 साल के लिए आपको फिक्स्ड रखना पड़ता है? जनरली बॉन्ड्स आप ले रहे हो तो 1 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, 3 साल के बॉन्ड रहेंगे ना, कि आप आज मेरी इच्छा नहीं है बेच दूं, इजीली पैसे हो सकते क्या? लेकिन इक्विटी में एक बटन दबाया कि इक्विटी शेयर बिक जाते, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं है और बॉन्ड्स के फॉर्म में पैसा ज्यादा है, तो आपकी मॉनेटरी सिचुएशन टाइट है कि लूज है? टाइट है, क्योंकि कभी भी आप चाहो तो पैसा नहीं कर सकते। दैट इज जो मॉनेटरी सिचुएशन है वो टाइटनिंग हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। इट विल लीड टू रिडक्शन इन हाउस होल्ड फाइनेंशियल वेल्थ। कुछ भी खर्चा नहीं कर सकते अब वो लोग, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रख दिया, उनके पास अब डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं बची। पहले तो इक्विटी थे तो बेच के चलो खर्चा भी कर सकते थे, अब 1 साल के लिए एफडी कर दी, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 साल के लिए तो पोजीशन टाइट हो गई ना, कुछ खरीद सकते क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए से आपने क्या किया, आज जाके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, लैंड, एक जगह परचेज कर ली। ठीक है, परचेज करने के बाद 1 महीने बाद आपको एक जन ऑफर देता है कि एक और जगह बाजू की बिक रही है, 50 लाख रुपए लगेंगे। क्या आपकी स्थिति है कि 50 लाख की चीज खरीदने की? नहीं, आपके पास 1 करोड़ थे, पूरे के पूरे आपका 1 करोड़ आपने एक प्लान खरीद लिया, आपकी मॉनेटरी टाइटनिंग हो गई, पैसे नहीं भैया अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक खरीद चुका हूं। तो खरीदने की स्थिति कब आएंगी? जब तक वो प्रॉपर्टी मुनाफे में बिकती नहीं, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 1.25 करोड़ में नहीं लेता, तब तक आप लोग कुछ और खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। अब वो कब बिकेंगी गारंटी है क्या? आज के आज बिक जाएंगी क्या? और बिकने में भी टाइम लगता कि नहीं लगता प्रॉपर्टी को, और कई बार तो 6-6 महीने तक पेमेंट की ड्यू रहती है। यस और नो? 6 महीने बाद रजिस्ट्री होती है, सौदा आज होता है, रजिस्ट्री 6 महीने बाद होती है। यस और नो? इसको बोलते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। मतलब जितने कम लिक्विड एसेट्स रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में उतनी टाइटनिंग ज्यादा रहेगी, और जितने ज्यादा लिक्विड एसेट्स रहेंगे उतनी टाइटनिंग कम रहेंगी। चलिए ठीक है, ऐसा हुआ आपके पास पैसे कम हुए, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, घर खरीद, कई बार बोलते हैं ना घर में पैसा लग गया पूरा, पैसा नहीं बचा, मतलब पैसा कम बचा। अगर पैसा कम है, विल लीड टू फॉल इन कंजम्पशन। कंजम्पशन कम करेंगे तो सप्लायर आउटपुट बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो आउटपुट भी कम होगा, और अगर आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। विल लीड टू फॉल इन कंजम्पशन, विल लीड टू फॉल इन आउटपुट, विल लीड टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। हाँ कि ना? ये करने से ये होता कि नहीं होता? या आपको समझ में आ रहा? लेकिन हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको ये चीजें नहीं समझ रही। हाँ, स्टॉक प्राइसेस गिरने से देखिए 2 एंगल होते हैं, एक तो कंपनी के एंगल से सोच लो और एक आपके एंगल से सोच लो। मैंने यहाँ पे जो बताया सब अपने एंगल से बताया। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस फॉल हुए तो आप लोग क्या करोगे? मतलब आपकी, जैसे आपको पता चला कि भैया इंटरेस्ट रेट अभी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स में अगर पैसा होगा तो उसको बेच के आप वो पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दोगे, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप इक्विटी में ना डाल के बॉन्ड्स में डाल दोगे। तो इससे क्या होगा? इक्विटी मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? इक्विटी मार्केट में अगर पैसा कम होता है तो स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे कि कम होंगे? स्टॉक के प्राइसेस अगर कम होंगे तो आपने जो किया देखा देखी लोग भी क्या करेंगे? जल्दी बेचो और इंटरेस्ट बेरिंग एसेट में डाल दो। तो ऐसे में पहले आपके पास खाली कैश पड़ा था, आपके पैसे इक्विटी में पड़े थे, इक्विटी के पैसे मतलब जब बटन दबा के आप बेच के पैसे कर सकते, यानी आप इक्विटी शेयर्स आर आल्सो लिक्विड एसेट्स, कैश इज आल्सो लिक्विड एसेट। लेकिन अब आपने क्या किया? आपकी कैश भी खत्म कर दी, इक्विटी भी खत्म करके आपने कहाँ डाल दिया? 1 साल बॉन्ड, 2 साल बॉन्ड, 3 साल बॉन्ड। 1 साल के लिए आपकी पोजीशन टाइट हो गई कि नहीं? बॉन्ड अगर प्री मैच्योरिटी आपको बॉन्ड लेना है तो आपको चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं,
तो जनरली कोई वो काम करता नहीं है। मॉनिटरी ऐसे ही आपके जैसे अगर सबने किया तो सबकी मॉनिटरी टाइटनिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो मॉनिटरी टाइटनिंग हो गई तो रोज के लिए पैसे बचे क्या? तो कंजम्पशन कम होगा कि नहीं होगा? कंजम्पशन भी कम, कंजम्पशन कम तो एग्रीगेट आउटपुट भी कम होगा। आउटपुट यानी बिजनेस वाले जो बनाएंगे, अब कार खरीदना आप बंद कर दोगे तो एग्रीगेट आउटपुट कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। आउटपुट कम होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि कम होगा? 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मतलब ये 5 साल और ये 1 और साल अभी होने आ रहा है, 40% कार का सेल कम हो गया है। देखा कि नहीं आपने रिपोर्ट? पता नहीं कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस टू 40%। जबकि आपको ये मालूम है कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेट्रोल के प्राइस कोई बढ़ नहीं रहे, नॉर्मल है, तो कार तो बिकनी चाहिए ना। लेकिन और इंटरेस्ट रेट भी अट्रैक्टिव है, आपको ऑटोमोबाइल लोन चाहिए तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फिर भी कार का जो आउटपुट है वो कम हो रहा है। इसका मेन रीजन बता सकते हो? सोच के कोई भी आदमी दिमाग लगा के बता सकता है। मैंने अभी क्या बोला था? आपको ये चीज समझ में आ रही कि इससे ऐसा होता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी ये चीज समझ में आ रही थी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा कार का ये? या फिर देखिए अभी आपने क्या बोला, मॉनेटरी टाइटनिंग। अगर किसी इंसान के पास पैसे कम हो जाएंगे या उसके पैसे जाम हो जाएंगे, कहीं पे टाइट हो जाएंगे, तो वो ये कार वार ये सब चीजें नहीं खरीदेगा, बराबर है? तो कहां लोगों के पैसे टाइट है अभी? अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल बात हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल बात बिल्कुल थोड़ा सा इससे अपार्ट है लेकिन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप लोगों की भाषा में इंडिया में ब्लैक मनी है, आप लोगों की भाषा, मेरी भाषा में नहीं, इट्स अ पैरेलल इकोनॉमी, ठीक है? आप लोग प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं, कोई भी जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी भाषा की ब्लैक मनी का यूज होता था, है ना? ऐसा होता था ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितनी रहती थी उतने का चेक दे देते थे और बचे पैसे कैश में देते थे, हाँ कि ना? बराबर है। एट द टाइम फ्रॉम 2004 टू 2014 प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल पे होते थे और हर आदमी प्रॉपर्टी में पैसे कमा रहा था। 2004 से लेके 14 तक की रजिस्ट्रीज चेक कर लेना, रोज की हजारों लाखों रजिस्ट्रीज होती थी, खरीदना बेचना चलते रहता था, मनी का फ्लो बहुत फ्रीली चल रहा था, लोग पैसे भी कमा रहे थे और प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिक रही थी। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी मुझे आज बेचना है तो बिक जाती थी। आज की तारीख में अगर आपके, जब से मोदी साहब आए हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी की बैंड बजाने पे तुले, प्रॉपर्टी कार्ड बनाऊंगा, बेनामी संपत्ति निकालूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, रोज बोलते रहते हैं, यस और नो? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जितने भी वो नोट थे जो अनटैक्स्ड मनी, अनटैक्स्ड भी नहीं बोल सकते, जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको तोड़ के रख दिया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो लोग प्रॉपर्टी लेके रखे हैं उन्होंने क्या इंटेंशन से लिया था कि हम बेचेंगे और कुछ कमाएंगे। आज वो प्रॉपर्टीज बिक रही है क्या? क्योंकि कोई आदमी ट्रांजैक्शन ही नहीं करना चाहता प्रॉपर्टी का, सबको डर लग रहा है, सिंपल। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी लेके रखी है उनका क्या हाल हो गया? मॉनेटरी टाइटनिंग आई कि नहीं आई? कार कौन खरीदता है? पैसे वाला, जिसके पास बहुत पैसे रहेंगे वही खरीदेगा ना। प्रॉपर्टी भी उसी के पास रहेंगी जनरली, यस और नो? अब उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, मॉनेटरी टाइटनिंग है, तो कार खरीदेगा क्या? कार खरीदेगा क्या? कंजम्पशन करेगा क्या? नहीं करेगा। वो तो डेली की चीजें जो उसको जरूरत है जीने के लिए वो खरीदेगा। तो कार का आउटपुट कम होगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली कम होगा। तो कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगा कि नहीं होगा? यानी एक ये पगलेपना करने से कितनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अनसॉल्व रह जाती है, आप ये देख लो। कार, मतलब देखो इनका दिमाग, देखो इनका, मतलब इकोनॉमिस्ट तो है ही नहीं, इनकी गवर्नमेंट में एक भी आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं है। एक नाम बता दो आप, एक है तो उसको बेचारे को काम करने नहीं देते, उसको कोई मिनिस्ट्री दी ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना है? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन बीजेपी, लेकिन उसको ताली बजाने का क्या है? लेकिन उसको कोई मिनिस्ट्री दी है हाथ में? नहीं दी है। निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब वो लेडी को क्या समझ रहा, क्या इकोनॉमी, क्या एग्रीगेट आउटपुट, क्या नहीं। इससे अच्छे तो आप लोग हो, हाँ कि ना? निर्मला सीतारमण इज नॉट इन, नहीं सच्ची है। आप कुछ भी, डिफेंस मिनिस्टर को कहां से आप फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं? इससे तो कब संभाला था?
पहले कब? पहले कब? हाँ हाँ बेटा, आंध्र प्रदेश और इंडिया एक ही चीज है। उससे अच्छे पीयूष गोयल नहीं हो सकते, उससे अच्छे ये नहीं हो सकते सुब्रमण्यम स्वामी। जब आपके पास बेस्ट लोग हैं, जब आपके पास बेस्ट पीपल। चलो ठीक है सब। देखिए मैं पहले ही बोला, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। आई डिफर इन ओपिनियन। अगर आप जैसे आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे ना, और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब जितने भी इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आपके बॉस है, मैं नहीं आता उसके अंदर, जितने भी इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर आप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो तो मैं लिख कर देता हूं 10 में से 9 बोलेंगे बहुत ही बेवकूफ फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है इन्होंने। 10 में से 9 लोग यही बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा, 10 में से 9 लोग ये बोलेंगे। मैं तो न्यूट्रल हूं भैया, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, मेरे को क्या करना है। रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे, वी शुड रिस्पेक्ट, बट इफ यू हैव द गुड ऑल्टरनेटिव्स। अब रेलवे में पीयूष गोयल की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत ज्यादा वहां पे है ना। सुरेश प्रभु है आपके पास पीयूष गोयल है। रेलवे में फेल हो गए थे बेटा, फेल भी नहीं हुए थे, रेलवे एक्सीडेंट्स होने लग गए थे इसलिए। अब रेलवे एक्सीडेंट हाथ में रहता है क्या किसी के? इसलिए उनको हटाया गया। 2 एक्सीडेंट हो गए इसलिए हटाना पड़ा। अब पीयूष गोयल की किस्मत अच्छी थी, एक्सीडेंट नहीं हो रहे। तो अच्छा, अरुण जेटली अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे क्या? हाँ नहीं, अच्छे थे क्या आपके हिसाब से? अच्छा, आपको पता है क्या आपको एक चीज पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, यू नो दैट? कौन बनता था फाइनेंस मिनिस्टर पता है आपको? रघुराम राजन का नाम सुना है? उससे कैपेबल कोई हो सकता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के लिए नॉमिनेशन दिया है उन्होंने, वो नॉमिनेटेड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड। अपनी आरबीआई कुछ भी नहीं है उनके सामने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर राहुल, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ये ठीक है। अरे नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बन जाता वो ठीक है, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर होते कि नहीं होते ये समय बताता, अपन क्या बता सकते हैं। अरे सुनो तो सही, आप सुनते नहीं हो यार पूरी बात। वो अच्छे होते कि नहीं होते वो पता नहीं, अभी अपन क्या बता सकते, क्या बता सकते, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो पक्की है, इकोनॉमिस्ट जो होता फाइनेंस मिनिस्टर, वो डेफिनेटली अच्छा होता। अच्छा, आपको एक चीज पता है पीएमओ वर्क कैसे करता है, कभी देखा है आपने? नहीं मूवी नहीं देख सकते ना आप गूगल पे जाओ, पूरा पीएमओ का वर्किंग समझ में आएगा आपको। हमारी कंट्री को मिनिस्टर्स नहीं चलाते, हमारे कंट्री को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन रहते हैं? जो बीएमओ के, डिफेंस मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट के अंडर में जो लोग इंटेलिजेंट पीपल काम करते हैं। एस जयशंकर इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। ये एस जयशंकर है कौन? ये इसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, इसको कोई लेना देना नहीं, बट सबसे सही पोस्ट सबसे सही आदमी को दी गई है, क्योंकि इसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में नीचे से लेके ऊपर तक के लेवल में काम किया है। बराबर है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी नीचे से ऊपर लेवल तक काम किया है? नहीं किया। बेटा, भाषण देना अलग चीज होती है और काम करना अलग चीज होती है। एक चीज ध्यान रखना, जब रतन टाटा को, देखिए रतन टाटा तो बहुत पैसे वाले थे, टाटा ग्रुप जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने तो सीधा एमडी पोजीशन पे आके बैठना चाहिए था ना। बट आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, जिस दिन रतन टाटा ने बिजनेस में एंट्री करी, जो क्लर्क रहता है ना ऑफिस का, जो 5,000 रुपए सैलरी वाला, जो चेक बनाता है, ये सब काम करता है, उस सीट पे रतन टाटा को बिठाया गया था उनके फादर के द्वारा। और वहां से लेके पहले 4-5 साल उनको पूरा सिस्टम समझाया गया कि बिजनेस कैसे होता है। अगर आपको कोई चीज का सिस्टम समझना है तो आपको सबसे डाउन लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा हो और सीधा इंटर पढ़ा दो तो जमेगा क्या काम? नहीं, कभी भी बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट होने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है। आई बात समझ में? डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं,
बाहर और हार्वर्ड, शायद हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ पे लेक्चरर थे वो। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, नीचे से आया है वो आदमी। ही वाज आरबीआई गवर्नर ऑल्सो, मॉनेटरी पॉलिसी का भी ज्ञान है, बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, और उन्होंने उस समय इकोनॉमी को संभाला जब हमारी हालत बहुत खराब। अभी तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग, उसके बाद भी इकोनॉमी नहीं संभल रही। ये मॉनेटरी, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों गिर गया फिर 40%? हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है, ये तो पक्की बात है, मानते। तो 60 साल में कुछ नहीं किया बोल रहे हैं, तो 6 साल में आपने क्या कर दिया? जो जीडीपी अच्छा था उसको नीचे लेके चले गए, आप ऊपर कहां ले गए? आप लोग भावनाओं में मत बहो, अपन लोग एजुकेटेड लोग हैं, आंख और कान खुले रखो। मैं ये नहीं बोल रहा गवर्नमेंट ने बेकार किया, लेकिन ये सेक्टर में, इकोनॉमी सेक्टर में गवर्नमेंट फेल हो गई। जब आप किसी एडवोकेट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाओगे जिसको टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है, जिसको बाकी इकोनॉमी कैसे चलती है उसका नॉलेज नहीं है, तो एडवोकेट कैन नॉट रन द इकोनॉमी। एडवोकेट यानी बस कोर्ट में झूठी दलीलें पेश करके काम चलाते रहना। एडवोकेट सच बोलते कि झूठ बोलते? अगर एडवोकेट बेचारे सच बोले ना तो उनको खाने की वांदे हो जाए, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, क्या करेंगे वो? तो एडवोकेट को तुमने 5 साल के लिए बना दिया। अच्छा, आप डिमोनेटाइजेशन बोलते, क्या सक्सेस था क्या डिमोनेटाइजेशन? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस रहता तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शन के पहले कुछ गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो उसमें उन्होंने ये क्यों नहीं बोला हमने डिमोनेटाइजेशन किया? एक भी बार नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर के, यूट्यूब पे स्पीच निकाल के देख लो, एक भी बार प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि हमने ये उपलब्धि हासिल की। ये कभी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला, अरे नहीं बोला बेटा, मान जा, इलेक्शन के टाइम पे नहीं बोला। चर्चा, अरे वो बोल रहा है अच्छा हुआ था, लेकिन मैं बोल रहा हूं डिमोनेटाइजेशन कहां सक्सेसफुल हुआ? आप बता दो सक्सेसफुल हुआ तो। उस समय तो बहुत कुछ बोला था, अभी इलेक्शन रिसेंटली क्यों नहीं बोला? हाँ तो अरे इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहिए था ना उस चीज को। आपके अगर सक्सेस है ये, तो आपने तो जोर शोर से बताना चाहिए। जैसे अभी आपको समझ लो रैंक आ जाएगा, तो मैं जोर शोर से बताऊंगा ना, ये स्टूडेंट मेरी थी, देखो इनको रैंक आया, बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? और नहीं आया तो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं बताया उन्होंने? देखिए बहुत अच्छे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ज्यादातर पॉलिसी उनकी अच्छी है। वी कांट इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, जस्ट ये भी पक्की बात है, लेकिन इसका मतलब वो हर फील्ड में सक्सेस हो गई ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों में आज भी सक्सेस नहीं मिला इंडिया को, इकोनॉमी में हम आज भी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। और ये जो आप अभी इंटर पास करके जब बैंक ऑडिट करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उस दिन मेरी बात याद आएंगी, मेरे को मैसेज करोगे सर आप शायद सही बोल रहे थे। एक बार बस बैंक का ऑडिट कर लो, देखिए कोई भी इकोनॉमी बैंकिंग चैनल के थ्रू चलती है। बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इन रनिंग अ इकोनॉमी। और एक बार बैंक की हालत देख लो, उस वक्त क्या करना पता है? 2014 की भी बैंक की बैलेंस शीट बुलाना और 2019 की भी, 20 की भी बुलाना। आप बैलेंस शीट तो समझते ही हो, अपने आप फर्क समझ में आ जाएंगे, मेरे को भी समझाने की जरूरत नहीं रही, ठीक है। नहीं अच्छा, हेल्दी डिस्कशन है, ऐसा रहना चाहिए, आई अप्रिशिएट दिस, ठीक है। और कोई डाउट? क्या? अरे किसने भेजा ये? दो क्या लिखा गया है, लेकिन इसमें फालतू चीज है। अभी तक बताया नहीं है, एक्सप्लेन इन म्यूचुअल फंड। क्या करोगे बेटा पैसे बर्बाद करके अपने? म्यूचुअल फंड के बारे में जानना। 8:45 बज गए, आज के गया आज का लेक्चर। चलो थोड़ा पढ़ते हैं, इतना समझ में आएगा पहले ये बताओ। म्यूचुअल फंड बताता हूँ, बता दूंगा, आई प्रॉमिस, पक्का बताऊंगा। नीरज सर ने बताया होगा ना वैसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको। नीरज सर बताते हैं ये म्यूचुअल फंड, उनको बड़ा मजा आता है। चलो जाने दो। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्लीज ध्यान दो। ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? किस चीज से आपको डे टू डे मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर, अब कोई भी ऑपरेशन करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स तो लगेंगे ना, वैसे ही आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारी चीजें करने के, ठीक है। इट रिलेट्स टू ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें 3 है, चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट, चूजिंग द इंटरमीडिएट टारगेट, और तीसरा है चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। बेटा टारगेट क्या होता है ये बताना जरा। ऑपरेटिंग टारगेट क्या होता है और इंटरमीडिएट टारगेट क्या होता है? टारगेट मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ।
क्या हम इकोनॉमी की स्थिति सुधारने के लिए टारगेट्स डेवलप करते हैं? जैसे इतने जनधन अकाउंट खोलना है, ये टारगेट बैंकों को दिया गया, इतने मुद्रा स्कीम के लोन बांटने, ये टारगेट दिया गया। यस और नो? ये क्या है? टारगेट है। इन्फ्लेशन कम करना, ये भी टारगेट रहता है गवर्नमेंट का। तो कितना कम करना, वो भी टारगेट देना। 4% करना कि 6% करना कि 8% करना, ये भी टारगेट रहता है। और हर साल कुछ इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? कुछ तो बढ़ना चाहिए ना, अगर बढ़ेगा नहीं तो रिसेशन में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चूजिंग द ऑपरेटिंग टारगेट। अब ये कौन चूज करेगा टारगेट? अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट चूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग टारगेट इज वेरिएबल दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विथ इट्स एक्शन। एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। क्या मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है? हाँ, डेफिनेटली आ सकता है। तो इंटरमीडिएट टारगेट क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग यानी फाइनल, इंटरमीडिएट मतलब कहीं तो भी बीच का। ठीक है, द इंटरमीडिएट टारगेट इज अ वेरिएबल विच अ सेंट्रल बैंक कैन होप टू इन्फ्लुएंस to reasonable degree through the operating target and which displays a predictable and stable relationship with the goal variables। हम जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं उसके पीछे हमारे कुछ गोल रहते हैं भैया, इसीलिए हमको ये चीजें करनी है। ठीक है, इसमें लिखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुझे एक चीज बताओ, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेंगी कंट्री में तो अपने आप इन्फ्लेशन भी स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी आपको ऑपरेटिंग टारगेट, यानी मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट टारगेट है, जैसे इन्फ्लेशन डायरेक्टली उस पर टारगेट किया, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक जनरल चीज है। ये जनरल चीज को आप अगर ठीक करते हो तो आपकी काफी सारी चीजें उसके अंदर से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और एक और होता है चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, CRR, SLR, आपका ये डायरेक्ट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, ये सब आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। किसी सेक्टर को आपको डायरेक्ट फायदा देना है, किसी सेक्टर को इनडायरेक्ट बेनिफिट देना है। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग फैसिलिटीज एंड मार्केट बेस्ड डिस्काउंट विंडोज। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, इसको एक एक को हमको डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो। क्या ये पढ़ाने की जरूरत है? क्या होता CRR? कैश रिजर्व रेशो उसका फुल फॉर्म है, उसका क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। प्रेजेंटली कितना रेट चल रहा है? 8 जुलाई का रेट दिया हुआ है, 4% CRR है। CRR बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन के टाइम क्या करेंगे? CRR बढ़ाएंगे। CRR बढ़ाने से बैंक वालों के पास पैसे कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो लोन कम बांटेंगे, लोन कम बांटेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। रिसेशन के टाइम पे उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं आगे चलूं? पक्का? SLR क्या होता है? इट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगेन नेट टाइम लायबिलिटीज एंड डिमांड लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा आपको लिक्विड एसेट्स फॉर्म में रखना पड़ता है ना, जिसको आप कभी भी बेच के पैसा कर सकते हो। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा लिक्विड एसेट तो कैश ही होता है। कैश अपने आप में सबसे बड़ा लिक्विड एसेट्स है। सेकेंड गोल्ड, गोल्ड इज लिक्विड एसेट। हाँ, गोल्ड कभी भी बिकता ना। और इन्वेस्टमेंट इज अनएंक्यूम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अनएंक्यूम्बर्ड मतलब क्या होता पता है? किसी पे कोई, उस पे कोई चार्ज नहीं हो, यानी किसी और का क्लेम नहीं हो, फ्री फ्रॉम एनी क्लेम्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेटेड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग दोज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये कौन स्पेसिफाई करता है किसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? SLR, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस फॉर्म में आपको अपने एसेट्स रखने हैं। कितने? टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी का 20% हिस्सा। ठीक है, 20 हो सकता है, 20.5 हो सकता है, अब ये सब तो बात की बात है। रेट क्या है उससे हमको मतलब नहीं। Dated security including those issued by government of India from time to time are under market borrowing program and market stabilization scheme। ये दोनों भी चीज जो है ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, अभी के लिए इसको एज इट इज रहने दो। या थोड़ा बता देता हूं, मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम क्या होता है? मार्केट से बोरो करना। कौन बोरो कर रहा?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से बोरो करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे कैसे, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दो, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो मार्केट से आप बोरो भी कर सकते हो। और मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम मतलब जो मार्केट स्टेबल करने के लिए, यानी एक्सपांशन इन्फ्लेशन, ये जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, क्यों करते हैं हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए। तो मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाती है, ठीक है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, ये क्या होता है? डेवलपमेंट लोन क्या होता है? स्टेट डेवलपमेंट लोन, देखिए जैसे हर स्टेट, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे इंडिया की है, वैसे हर स्टेट की भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वैसे हर स्टेट अपना अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट करता है, तो उसके लिए भी लोन दिए जाते हैं, लोग बोरो करते हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस टाइप के अगर एसेट इशू होते हैं तो। और फोर्थ है अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रही है। कहाँ कहाँ कर रही है वो चीज़ें यहाँ लिखी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी आप दे सकते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नोटिफाई किया रिजर्व बैंक ने उसको भी दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स भी खरीद सकते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटीज भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। CRR has to be maintained by bank as cash with RBI, और SLR मतलब RBI को देना है कि ये एसेट खरीद के? नहीं, आप इतने रुपए के एसेट खरीद के अपने पास रख लो, सिंपल। कौन से एसेट्स? ये वाले एसेट्स। अगर नहीं करे आपने ऐसा, तो आपने नहीं माने RBI के बाद, तो फिर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी भैया, आपको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पीनल इंटरेस्ट पेएबल टू RBI एज पर सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट of June 2017, it has been decided to reduce the statutory liquidity ratio from 20.5% to 20% from June 24 17, मतलब 24 जून से ये 20.5% से 20% हो गया था। अब इससे क्या होगा? आधा परसेंट कम होने से कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है। ये अमाउंट लाखों में नहीं रहता, अरबों में रहता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। बैंक के पास रिजर्व ज्यादा, फ्री रिजर्व ज्यादा बचेंगे, बैंक ज्यादा बांट सकती है, ठीक है। और SLR पावरफुल टूल है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है तो SLR को बढ़ा दो, और लिक्विडिटी अगर बहुत बढ़ानी है तो SLR को कम कर दो। और ये SLR और CRR कभी काम आता है कमर्शियल बैंक्स को? हाँ, जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो लिक्विड एसेट्स है उनको डिप कर सके कैश जनरेट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब दो चीज आपको पढ़ाऊंगा आज, बोरोइंग LAF और MSF। MSF लास्ट में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा लास्ट वाली चीज है। पहले LAF पढ़ते हैं। पता है LAF क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कौन देता होगा ये फैसिलिटी? किसको देता होगा? बैंक को, सिंपल। रेपो रिवर्स रेपो सुना है कभी? पहले वो पढ़ेंगे। ये देखो, रीपर्चेस ट्रांजैक्शन दिख रहा है यहाँ पे, repurchase transaction. Repo is a money market instrument which enables collateralized short-term borrowing and lending through sale purchase operation in debt instrument. ठीक है। Seller of security original holder, buyer of security short term holder। इसका मतलब क्या हो रहा? वो सिर्फ कुछ समय के लिए सिक्योरिटी रख रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है और आपको लोन की ज़रूरत है, आप मेरे पास आते हो, सर आप कार मॉर्गेज कर लो और हमको लोन दे दो। मैं बोलता हूँ ठीक है। जब आप पैसे वापस दोगे तो मैं क्या करूँगा? अपनी कार वापस ले जाओ, हाँ कि ना? अरे वापस दूंगा कि नहीं आपको कार? तो वैसी बात है, ओरिजिनल होल्डर बैंक है और बायर ऑफ सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आई बात समझ में? सेलर सेल सिक्योरिटी एंड रिसीव कैश, सेलर रीपरचेज सिक्योरिटीज एंड पेज द अमाउंट ओरिजिनली रिसीव्ड। आपने मुझे कार दे दिया, मैंने आपको पैसे दे दिया, अब जब आप पैसे वापस लाओगे, मतलब आप अपनी कार वापस मेरे से खरीद के ले जा रहे हो, इसको रीपरचेज बोलते हैं, इसी को रेपो बोलते हैं। रीपरचेज, रेपो। आगे देखो, रेपो और रिवर्स रेपो के अंदर फर्क दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज रेपो? अच्छा पहले ये तो पढ़ लेते हैं। हाँ, ये देखो, plus the money, the return on the money for which number of days for which the money was used which is mutually agreed। return on money को एक नाम दिया गया है,
इंटरेस्ट, ठीक है। आपको मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे प्लस साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो रेपो क्या होता है? ये तो रेपो हो गया। रिवर्स रेपो क्या होता है? रेपो का उल्टा। आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, क्यों नहीं पड़ सकती, बिल्कुल। तो एक बार रेपो और रिवर्स रेपो देखेंगे हम लोग। इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? जो एसएलआर वाली है आपकी, जो आपके पास पड़ी है, ठीक है। विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम ऑन म्यूचुअली एग्रीड फ्यूचर डेट। मतलब मैं आपको अभी दे तो रहा हूं, लेकिन मैं ही आपसे ये वापस लूंगा। मैं यानी कौन? बैंक। आपको, आप आरबीआई हो, मैं आपको दे तो रहा हूं ये सिक्योरिटी, लेकिन मुझे कुछ पैसे की जरूरत है इसीलिए दे रहा हूं, लेकिन बाद में आप किसी को दोगे नहीं, मैं यही सिक्योरिटी आपसे वापस लूंगा। रीपर्चेज, आई विल रीपर्चेज। आई बात समझ में? और अ फ्यूचर एग्रीड डेट विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द फंड्स। तो प्रोसेस कैसे होता है? रेपो टेक्स प्लेस व्हेन अदर बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई बाय गिविंग सिक्योरिटीज टू आरबीआई। रेपो ऑपरेशन इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू सिस्टम। मानते क्या? एसएलआर आपके एसेट्स थे, वो एसेट आप मॉर्गेज करके पैसा ले रहे हो, किससे? आरबीआई से। तो आपके सिस्टम में मनी इंजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो पैसे आप देखोगे थोड़ी, उससे तो हम अगेंस्ट में लोन बांटेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई फॉर दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज रेपो रेट। इट इज हायर देन रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्या होता है? जब आरबीआई से आपसे ले रहा है तो आरबीआई आपको कुछ इंटरेस्ट देगा, तो सीधी सी बात है, आरबीआई देगा ज्यादा कि लेगा ज्यादा? लेगा ज्यादा और देगा कम, क्योंकि आरबीआई तो सेफ है ना, सबसे सेफ तो आरबीआई है, ठीक है। रेपो रेट इज 6.25% और रिवर्स रेपो रेट इज 6%। तो रिवर्स रेपो क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट फॉर लैंडिंग फंड्स बाय परचेज सिक्योरिटी विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल देम ऑन म्यूचुअली एग्रीड फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द फंड्स। रिवर्स रेपो ऑपरेशन टेक्स प्लेस व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक बाय गिविंग देम सिक्योरिटी। अब आरबीआई दे रहा है, बैंक आरबीआई को दे रहा है, तो बैंक के पास भी कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि नहीं? बैंक को, आरबीआई को देना पड़ेगा। The operation absorbs the liquidity in the system. मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पड़ी है, बैंकों में जो ज्यादा लिक्विडिटी है, वो सक कर ली जाएंगी, इससे पैसे आरबीआई के पास आ जाएगा। Interest rate paid by Reserve Bank of India for such transaction is called as reverse repo rate, which is less than repo rate. अब पता है ये रेपो और रिवर्स रेपो को प्रेजेंटली लिंक कर दिया गया है। तो मतलब अगर आरबीआई गवर्नर को रेट चेंज करना है ना, तो एक चीज बोलेंगे तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे? वो अगर आके बोलते हैं आई प्रपोज टू चेंज द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, आई रिड्यूस द रेपो रेट फॉर बाय 50 बेसिस पॉइंट, तो इसका मतलब रिवर्स रेपो भी 50 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। देखो ये 6.25 है, ये 6 है, दोनों के बीच में कितने बेसिस पॉइंट का फर्क है? 25 बेसिस पॉइंट का फर्क है। 0.25% मत बोलो, बेसिस पॉइंट में बात करो, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट का फर्क है। अगर इस रेपो रेट को मैं कम करता हूं 25 बेसिस पॉइंट से, मैं गवर्नर हूं, मैं कम कर देता हूं 25 बेसिस पॉइंट से, मतलब रेपो रेट कितना हो गया आज से? 6%। तो रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा? अपने आप ये भी 25 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा, यानी 5.75 हो जाएगा। दोनों को लिंक कर दिया है और डिफरेंस इतना ही रखा गया है 25 बेसिस पॉइंट का। आया समझ में ये चीज? हाँ कि ना? अब ये ऑनलाइन सिस्टम वगैरह, ये एक सेकेंड थोड़ा पढ़ाऊं, ठीक है, कल लेते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो सिर्फ समझाया है, कल वापस हम एलएएफ पे और मार्जिनल एमएसएफ पे आएंगे, और ये कैसे होता है ऑपरेशन पूरा देख के ये तो कल कंप्लीट हो ही जाएगा, और इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो बाय।